लास्ट टेस्ट यही हमारा हुआ था ना, चैप्टर 4, 5 और 9 का टेस्ट हुआ था। क्या ख्याल है? जो पूरी क्लास में से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने देने की कोशिश की, और मज़े की बात है आज 6 से ज़्यादा ही बैठे हैं। क्या ख्याल है? उन 6 में से सिर्फ 2 पास कर सके। वो तो खा चैप्टर था, चैप्टर 9, चैप्टर 4 ओखा था, 5 ओखा था। हाँ, 4 पेजेस का चैप्टर था 5 ओखा था ना। चैप्टर 4 दूसरी दफ़ा टेस्ट दिया आपने, एक दफ़ा शायद इससे पहले भी टेस्ट दिया था। 2 स्टूडेंट पास हैं सिर्फ, 14236 14236 एंड 17750। गुड। बाकी सब फेल है। जिन्होंने नहीं दिया वो भी फेल है, जिन्होंने दिया वो भी फेल है। सर टेस्ट दिया था आपने? वजह छुट्टी थी उस दिन। हाँ, आज भी छुट्टी होनी चाहिए थी, फिर आज देना है। बाकी एक बंदा और भी था आपके साथ, छोड़ दिया। क्या हुआ उसे? अच्छा, रिजल्ट आ गया। ओह माय गॉड। सर आपने टेस्ट दिया था ये? हाँ, नाम बताओ अपना। सर आपने टेस्ट दिया था? सर आपने भी टेस्ट दिया था? वजह क्या बनी? तबीयत या नीयत? तबीयत, नीयत दोनों। तबीयत ख़राब हो गई। ओहो, क्या बात वैसे? ओहो, मेरे डेली होता है, मैं आके पढ़ाता भी हूँ। हाँ सर आपने टेस्ट दिया? क्या नाम आपका? ठीक हो गया। सर आपने टेस्ट दिया था, क्या वजह बनी? काम पड़ गया था। क्या काम था? बताने वाला नहीं? पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल। अकेले में बता देगा कि नहीं? नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता। हाँ, मतलब कोई ऐसा काम था। सर आपने टेस्ट दिया था, वजह? मुझे तो पता ही नहीं। टेस्ट भी होता है फ्राइडे को, पता नहीं किस दिन होता है। मुझे पता हो तो बताओ ना। मैं कुछ होता है वैसे टेस्ट हमारा? आज तक कोई टेस्ट दिया हुआ है MFA का? कौन सा? सारे दिए हैं, बस ये एक नहीं दिया। किस दिन होता है टेस्ट? फ्राइडे को होता है। शुक्र, पता तो है। दिया था, ये टेस्ट भी दिया था? नहीं, बाद वाला ये अभी पिछले वीक हुआ है। दिया था। नाम क्या आपका? हाँ, 13482। सर आपने टेस्ट दिया था? क्यों? बीमार हो गया टेस्ट वाले दिन? उससे पहले से बीमार था, और बीमारी टेस्ट वाले दिन तक चलती रही। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र करो मैं क्लास में आ गया हूँ। हाँ, शुक्रिया अदा करें कि मैं क्लास में आया हूँ फिर भी। सर आपने टेस्ट दिया था, क्या वजह बनी? अच्छा, सर आपने टेस्ट दिया? नहीं दिया, वजह? घर चला गया था फ्राइडे को ही, इसमें क्लास भी नहीं ली। सैटरडे भी फिर छुट्टी की होगी, संडे भी छुट्टी, मंडे भी छुट्टी। और घर पे कोई पूछता है क्या कर रहा है, क्या बताता है? CA कर रहा हूँ। हाँ, बड़े गर्व के साथ कोई पूछता है क्या कर रहा है? CA कर रहा हूँ। और ये नहीं वो पूछते कि तू क्या CA कर रहा है, इतने दिन से तो घर ही बैठा हुआ है। शायद उन्हें पता नहीं होगा CA क्या होता है। हाँ, मामू बनाया दुनिया को, पता है उन्हें CA क्या होता है। और ये भी पता है कर रहा है, कब से कर रहा है ये भी पता है। हाँ, कैसे कर रहा है ये नहीं पता होगा, ये भी पता है। फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं वो। मासूम लोग होंगे, मासूम लोग। हाँ सर आपने टेस्ट दिया था? ज्वाइन ही लेट किया, मतलब ये लास्ट फ्राइडे को टेस्ट हुआ है। रिजल्ट के बाद हमने चैप्टर 9 रिजल्ट के बाद पढ़ा है। 4, 5 नहीं पढ़ा हुआ था। सर आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? तैयारी नहीं थी।
कैसे तैयारी होगी? तैयारी नहीं होगी, पेपर देने में नहीं जाओगे, या वो देने जाओगे ट्राई करने ताकि इसका रिजल्ट आपने तबाह करना है। इस आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? एब्सेंट थी, क्लास भी नहीं ली, क्लास ले के नहीं ली थी। हाँ ये अच्छा, क्लास थी नहीं उस दिन, लास्ट फ्राइडे को क्लास नहीं थी। हैं ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? हाँ इस आपने भी टेस्ट नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, एब्सेंट थी क्योंकि क्लास नहीं थी। तो टेस्ट देने तो हम आ ही नहीं सकते थे, क्लास सिर्फ एक ही होती है और तो कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते ही नहीं है, ऐसे भी होगा। हाँ हालात ठीक नहीं है, बहरहाल कोशिश करें आज का टेस्ट अगर आप लोग दे दें। डिसाइड तो कर लिया ना पेपर देना है, ये डिसाइड कर लिया सब ने कि पेपर हमने देना है सितंबर में, क्या ख्याल है? तो सिर्फ देना है या पास भी करना है? देने वाले ज़्यादा हैं, देने वाले ज़्यादा है। इस दफ़ा भी पेपर जो देने गए वो ज़्यादा हैं, पास करने वाले 33% थे, पास करने वाले 33% थे, देने वाले 100% थे। क्या ख्याल है? तो देने वाले ज़्यादा हैं, पास करने वाले कम हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने भी सिर्फ पेपर देने ही जाना है या बाद में पास करने वालों में भी आना है। अगर भी आना है तो फिर टेस्ट भी देना है आपको, नहीं दोगे तो पेपर दोगे लेकिन पास नहीं करोगे। ट्राई करना है, करके देख लो, नेक्स्ट टाइम फिर देख लेना क्या करना है। हाँ थोड़ी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि पास कैसे होना है। पास करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेंगे। ये 2 दिन पहले बता दिया होता तो हम तैयारी तो कर लेते, आज तो बड़ा टेस्ट है हमने तैयारी भी नहीं की हुई, अब हम क्या करें, फंस गए। हाँ तो आज वाले टेस्ट के लिए मेरा नहीं ख्याल तैयारी की ज़रूरत है, एनपीवी तैयारी की ज़रूरत है। आज वाला ये क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे, ये हो गया तो बस एनपीवी आ गया आपको। पेस्टल का एक सिनेरियो आज इसमें से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर आइडेंटिफाई करने औखा काम है, हो जाएगा। क्या ख्याल है? चैप्टर 14 फॉरेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओगे? बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा क्या करना है यहाँ पे, नहीं कुछ कर लोगे? क्या ख्याल है? तो आज का टेस्ट जितनी की भी तैयारी है जाके बैठ के उसका टेस्ट लेना है, कोशिश करनी है उसे पास करने की। चैप्टर 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का बड़ा टेस्ट ना, असेसमेंट है। नहीं 36 मार्क्स, 36 मार्क्स। क्या कहना, 50 नंबर तो फिर 1.5 घंटा टाइम होना चाहिए था ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को कल मिला था, ऐसी बात है? एक क्वेश्चन कल मिला था उफ्टीन कंपनी के नाम से। उफ्टीन कंपनी मिलता है ऐसा क्यों क्वेश्चन? उफ्टीन कंपनी जो चैप्टर 17 के आपको पूरे नोट्स शेयर किए हैं उसमें शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 है। जो पूरे नोट्स चैप्टर 17 के आप लोगों को मिले हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 है, उफ्टीन कंपनी के नाम से। पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। मीन एनपीवी का क्वेश्चन कितना को होता है, आज से हम ये देखना शुरू करेंगे। मीन अब हम बड़े बड़े एनपीवी के क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, उनके अंदर से सिर्फ कुछ एक एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट हम पूरा ले चुके हैं। इसका करना क्या आपको, रिक्वायरमेंट 1, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कमेंट्स ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। Prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comments on its financial acceptability। क्योंकि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दी गई है तो आपने क्या करना है, इसका रिवाइज्ड ड्राफ्ट बनाना है। मीन ये शायद गलत बनी हुई है, आपने ठीक करके बनानी है, और इसकी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर आपने कमेंटिंग करनी है।
मीन बताना है कि आइदर ये प्रपोज़ल ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो क्वेश्चन 20 है उफ्टिन कंपनी के नाम से। जी देखते हैं कि पार्ट बी क्या है, 2 है, हमें नहीं पता क्या है। पहले हम पहली रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे फिर उसकी तरफ जाएंगे। उफ्टिन कंपनी इज अ लार्ज कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन अ मेजर स्टॉक मार्केट। The company has been evaluating an investment proposal to manufacture product K3J. The company product manufacture करती है K3J. The initial investment of rupees 1.8 million will be payable at start of the first year of operation. इसका क्या मतलब सर? At start of the first year. Year 1 का start mean year 0. तो ईयर 0 में इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। द फॉलोइंग ड्राफ्ट इवैल्यूएशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ जूनियर एम्प्लॉय। इसमें इनके मसले हो सकते हैं। ईयर्स 1 2 3 4, सेल्स यूनिट्स दिए गए हैं पर ईयर। ईयर 1 2 3 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम नहीं है। सेलिंग प्राइस रुपीज़ पर यूनिट, ईयर 1 2 3 4 डिफरेंट प्राइसेस हैं। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट, डिफरेंट पर यूनिट है, तो यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सेल भी आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। द अबव सेलिंग प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हैव नॉट बीन इन्फ्लेटेड। इनके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, तो देखना अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है तो हमें वो ले के फिर कैलकुलेट करना पड़ेगी। और उसने आगे इवैल्यूएशन दे दी जी, सेल रेवेन्यू उसने 4 सालों के ये कैलकुलेट किए हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये कैलकुलेट की है, फिक्स कॉस्ट ये कैलकुलेट की है जो कि सेम आ रही है एवरी ईयर। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी उसने ली हैं और नीचे उसने शायद एनपीवी कैलकुलेट की है। क्या ये बात ठीक की है उसने? नहीं, क्यों? इंटरेस्ट और डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो इसको एज ए कैश आउटफ्लो हम नहीं लेते। क्यों? ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। और कौन से 3 फाइनेंसिंग कैश फ्लो में एज ए कैश आउटफ्लो नहीं लेते? लोन इशू हुआ है या फिर रिडीम किया आपने, डिवेंचर इशू हुए हैं या रिडीम हुए हैं, डिविडेंड और शेयर इशू या रिडम्पशन। मीन ये 4 फाइनेंसिंग कैश फ्लो को हम एनपीवी में एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करते। क्यों? ये चारों की चारों चीज़ें डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। कैसे इंक्लूडेड होती हैं वो चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो ये बात गलत की हुई है इसने। उसके बाद उसने कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकाल लिए, मीन प्रॉफिट शायद निकाल लिया। उस पर उसने टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन माइनस की, मीन डेप्रिसिएशन भी है इसका मतलब है, तो उसके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गए। उस पर उसने टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स ईयर 2 3 4 में लिखा है, 1 में नहीं लिखा हुआ, क्यों पता नहीं। और उसके बाद नेट कैश फ्लोज आ गए और उन पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया। तो क्या इस रास्कल ने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया? नहीं, तो ये भी एक गलती है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज उसने ले लिया, जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन है आपके पास, और एनपीवी उसने निकाल दी 738। मीन ऊपर जो जितनी भी पीवीज दिए गए हैं उनको ऐड करके शायद उसने ये 2538 निकाला। इसको उसने कंपेयर कर लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपके पास उसने एनपीवी कैलकुलेट कर दी 738 पॉजिटिव। लेकिन क्या ये एनपीवी ठीक है? नहीं। क्यों? एक तो इंटरेस्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और दूसरा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं किया। अभी तक ये 2 बातें हमें समझ आएंगी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। द जूनियर एम्प्लॉय आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Relevant fixed cost are forecast to be rupees 150,000 per year, और ऊपर 155 आ रही थी और एवरी ईयर सेम आ रही थी। Sale and production volumes are the same and no finished goods inventory is held. मीन वॉल्यूम सेम ही है। The corporation tax rate is 22% per year. टैक्स रेट कितना है? 22% पर ईयर। एंड टैक्स लाइबिलिटी आर पेएबल 1 ईयर इन अरियर्स। ये अंडरलाइन करेंगे, इन अरियर्स।
इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? करंट ईयर का जो टैक्स की पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में पे होगी। मीन ईयर 1 का टैक्स जो है वो हम ईयर 2 में लिखेंगे कि उसका कैश आउटफ्लो कहाँ पे होना है? ईयर 2 में। 2 के टैक्स का हम ईयर 3 में लिखेंगे। 3 के टैक्स की अमाउंट कैश आउटफ्लो ईयर 4 में लिखेंगे और 4 का जो टैक्स की अमाउंट है वो हम फिर ईयर 5 में लिखेंगे। तो शायद ये एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 सालों के डाटा को कंसीडर करना है रादर दैन 4 ईयर्स। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? चौथे साल का जो टैक्स है वो कहाँ पे आ रहा है? 5 साल, तो उसकी फिर डिस्काउंटिंग तो हम करेंगे ना, फिर जाके एनपीवी निकलेगी ना। कैश आउटफ्लो होगा चौथे साल का, लेकिन वो कहाँ पे लिखा जाएगा? 5वें साल में। तो डिस्काउंटिंग तो उसकी करके फिर ही एनपीवी कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे क्या 5वां साल उसने लिया है? नहीं, उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दिस मीन हमें कैलकुलेशन करते वक्त ईयर 5 तक कैलकुलेशन करना पड़ेगी, क्यों? चौथे साल का जो टैक्स पेमेंट है वो होनी 5वें में है, तो उसको फिर 5वें में लिखे डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते होगा, फिर हम ईयर 5 का अप्लाई करेंगे ना उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट वाली भी एक बात गलत थी, डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं की, वो भी बात गलत है। और यहाँ पे 5वें साल को कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया गया फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ ईयर 4 टैक्स। क्या ख्याल है? इसलिए ईयर 1 में टैक्स नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, तो 4 का कहाँ पे जाएगा? ईयर 5 में है। तो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना। चलें जी, और क्या बातें हैं? Often company can claim tax allowable depreciation of 25% per year on a reducing balance basis on the initial investment। और डेप्रिसिएशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे आएगी। उसने 450 शायद स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लिखी हुई थी। क्या कहला? जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो डेप्रिसिएशन कमिंग ईयर की कम होती चली जाएगी ना, क्योंकि आपने WDV पे निकालना है नेक्स्ट 25%। A balancing charge or allowance can be claimed at the end of the 4th year। इसका क्या मतलब है? कि पहले 3 सालों की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और जितना भी बैलेंसिंग अमाउंट बच जाएगी चौथे साल की, वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन होगी। इस लाइन का क्या मतलब है? कि आखिरी साल की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगी? जो WDV होगी। मीन पहले साल आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 1.8 मिलियन इंटू 25%, दूसरे साल जो WDV बचेगी उसका 25%, तीसरे साल जो WDV बचेगी उसका 25%, और चौथे साल में जो भी WDV बची है वो सारी की सारी क्या होगी? डेप्रिसिएशन में जाएगी, चाहे जितनी भी अमाउंट है। क्या कहला है? इस लाइन का मतलब समझ आता है? द बैलेंसिंग चार्ज और अलाउंस कैन बी क्लेम्ड एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। It is expected that selling price inflation will be 4.2% per year। और उसने ठीक है सेल रेवेन्यू इंक्रीजिंग शो किया हुआ, लेकिन पता नहीं इन्फ्लेशन चार्ज किया या नहीं किया। 4.2%, इसमें इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम 1.042 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? 1.042 से। कल वाले क्वेश्चन में 7% था तो 1.07 से मल्टीप्लाई किया था इन्फ्लेशन के लिए, तो आज क्या करेंगे? 1.042 से। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी 5% पर ईयर एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी 3% पर ईयर। फिक्स कॉस्ट पे भी इन्फ्लेशन है और ऊपर 155 सेम आ रही थी। शायद इसने पहले साल में तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लिया था, अगले सालों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया था। क्या कहला? द इन्वेस्टमेंट हैज़ नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द इन्वेस्टमेंट विल बी पार्शली फाइनेंस्ड बाय ₹1.5 मिलियन लोन एट 10% पर ईयर। और 1.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1.5 मिलियन जो है वो लोन के थ्रू आपने लिया है। तो क्या ये लोन को एज ए कैश फ्लो आपने कंसीडर करना है? नहीं। क्यों? इन्वेस्टमेंट ही 1.8 मिलियन की आपने बस कंसीडर करनी है, लोन को एज ए सेपरेट कैश फ्लो आपने कंसीडर नहीं करना। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? Often company has a weighted average cost of capital of 12% per year। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। गुड लक एवरीबॉडी, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे।
सेल रेवेन्यू आपको ठीक निकालना है इन्फ्लेशन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट आपको ठीक निकालनी है, फिक्स कॉस्ट आपको ठीक निकालनी है, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है, टैक्स चार्ज करके डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। विद इन्फ्लेशन 150 का 3%।
आओ मिलके करते हैं। मुझे ज़रा यूनिट्स बताइएगा। ईयर 1 2 3 4 के कितने कितने हैं? 95,000, 100,000, 150,000 और 150,000। अब ज़रा सेलिंग प्राइस मुझे ईयर 1 की बताइएगा। 25, 25, 26, 27। इन्फ्लेशन रेट है सेल का 4.2%। क्या कहला है? तो पहले साल के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.042 रेज़ टू पावर 1 के साथ। तुम्हारे पास सेल रेवेन्यू आ जाएगा पहले साल का। ठीक हो गया। अब दूसरे साल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.042 रेज़ टू पावर 2 के साथ। कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यही जो अमाउंट निकल रही थी उसी के ऊपर इन्फ्लेशन इफेक्ट डाल रहे थे। क्यों? वहाँ पे यूनिट सेम थे, प्राइस भी सेम थी इनिशियल। यहाँ पे हर साल की प्राइस भी डिफरेंट है और यूनिट भी डिफरेंट है, इसलिए हम उसी अमाउंट के ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? इस अमाउंट में तो यूनिट 95,000 है और प्राइस 25 है। यहाँ पे जब हमने इन्फ्लेशन निकालना है उसमें यूनिट 100,000 हो गए हैं, तो इसलिए उस अमाउंट पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम नहीं डाल सकते। इन्फ्लेशन पहले साल का रेज़ टू पावर 1 के साथ, दूसरे साल का रेज़ टू पावर 2 के साथ, तीसरे साल का रेज़ टू पावर 3 के साथ और चौथे साल का रेज़ टू पावर 4 के साथ। आप समझ आती है बात? हाँ, या यूँ करो कि ये जो प्राइस है सिर्फ इस पे इन्फ्लेशन चार्ज करो, उस प्राइस को इस यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सेल आ गया। अब दूसरे साल में उस प्राइस के ऊपर जो है वो 1.042 मल्टीप्लाई करके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लो। फिर दूसरे साल की जो प्राइस इन्फ्लेटेड थी उसको 1.042 के साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सेल आएगी। या बेस्ट क्या है कि ये आपके पास यूनिट्स हैं, ये एवरी ईयर की प्राइस है और इन्फ्लेशन का इफेक्ट पहले साल 1.042 रेज़ टू पावर 1, दूसरे साल डबल इफेक्ट, तीसरे साल ट्रिपल इफेक्ट, चौथे साल 4 इफेक्ट आने हैं इन्फ्लेशन के। क्या ख्याल है? सो इसको करेंगे इंटू 1.042 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1.042 रेज़ टू पावर 4। ये बात समझ आती? अब ज़रा मुझे वैल्यूज़ बता दो, चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बता दो मुझे। 2475, नेक्स्ट 2714, राउंडिंग कर रहे हैं हम। पूरी अमाउंट लेनी है। ये कितना है फिर? 1000 है। 247 और ये 750। ठीक है। नेक्स्ट फिगर बताएं। 2714 410। नेक्स्ट फिगर 4242 623। नेक्स्ट फिगर बताएं। 4412 12324। नेक्स्ट 477 4478। क्या कहला है? यही फिगर्स हैं सेल की, यही फिगर हैं। पुट कर दूं मैं उठा के यहाँ से। सो ईयर 1 की हमारी सेल है 2474750। ओ यार 8 रुपये 4 रुपये क्या हो गया? कमॉन। सो पहले साल की हमारी सेल है 2474750, 2474750। दूसरे साल की सेल है 2714410 और नेक्स्ट है 4412 328 और नेक्स्ट है हमारे पास 477478। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने। क्या ख्याल है? वर्किंग 2
और ईयर 1 2 3 4 यूनिट्स यही रहेंगे। क्या कहला है? 95,000, 100,000, 150,000 एंड 150,000। प्राइस मुझे बता दें ईयर 1 की 11, ईयर 2 की 12, ईयर 3 की 12, ईयर 4 की 13। और इसका इन्फ्लेशन था 1.05, 1.05, 1.05, 1.05 रेज़ टू पावर 1 2 3 एंड 4। सर ये पार क्यों लगा रहे हैं? पार नहीं लगाएंगे तो हर साल वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मीन दूसरे में पहले वाला इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के अपना उसका इन्फ्लेशन, तीसरे में दूसरे का इम्पैक्ट डाल के अपना इन्फ्लेशन, और चौथे में पिछले 3 सालों का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के उसका अपना इन्फ्लेशन। इसलिए हम पार लगा रहे हैं। ये बात समझ आती? वैल्यूज़ दे दें प्लीज़ मुझे चारों। 1097 250, 1323 000, 208 3725, 2370 273। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं ये फिगर्स को राउंड ऑफ कर लूँ। ये मैं 5 अगर कर दूँ, ये उतार दूँ, ये मैं उतार दूँ, ये मैं उतार दूँ, और ये भी मैं उतार दूँ, तो ज़िंदगी आसान होगी। क्या कहला है? अब वेरिएबल कॉस्ट हम अगर राउंडिंग ऑफ करके ले लें तो 1097 आ गई। 1097 पॉजिटिव नेगेटिव, 1323 नेगेटिव, 2084 2084 करूँगा ना? क्या ख्याल है? 5 से ऊपर है तो राउंडिंग ऑफ एक डिजिट बढ़ा दो ना, 2370। ऐसे ही है। ओके जी, वर्किंग 3 फिक्स कॉस्ट, और वो बड़ी आसान सी बात है, शायद उसकी वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है। 150,000 है इंटू कितने परसेंट है? 3%, 1.03 कितना आया? 154,000। और इसी को ही 154,500 को इंटू 1.03 अब कर दो कि उसमें यूनिट नहीं है, तो क्या आ गया? 159.35 और 159,135 को मल्टीप्लाई कर दो 1.03 से, तो ये क्या आया? 164,000 पूरा, और 164,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.03 कर दो तो 168,826। वो ठीक है, इधर बताओ ये क्या है? 168826। सर इधर आपने पार क्यों नहीं लगाई इनकी? क्योंकि इधर वही अमाउंट उसके अंदर ऑलरेडी पिछले साल का इन्फ्लेशन का इफेक्ट था, तो हमने 1 साल का ही लिया। इसके अंदर ऑलरेडी पिछले 2 सालों का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ गया, तो इसलिए हमने 1 साल का ही लिया। क्या कहला है? या फिर सिंपली क्या करो, 150 150 150 150, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 करो, फिर भी यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये फिगर उठा दो, 155 आ गया पहला। क्या कहला है? 155, दूसरा 159, 164 और 169। अब आगे बात डेप्रिसिएशन की। वर्किंग 4 खोलें। तो देखिएगा हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1.8 मिलियन। ऐसा ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अगर आप देखें तो वो आपकी होगी जी 18 मिलियन इंटू 25%, कितना बना? 450,000।
ठीक हो गया। और उसके बाद WDV मुझे बता दें कितनी बनी, 1350,000। तो नेक्स्ट ईयर 2 की जो आप जो है वो चार्ज करोगे 25%, इसका 1350 का वो कितना बना, 337,500। क्या ख्याल है? तो ये माइनस क्या था आपके पास, WDV आ गई 10,125,500। तो ईयर 3 का एट द रेट ऑफ 25% कितना आ गया, 253125। ये माइनस क्या था आपके पास, WDV कितनी आ गई, और यही आपकी जो है वो ईयर 4 की डेप्रिसिएशन है। क्या ख्याल है, 759,375, ताकि एंड पे ज़ीरो बच जाए। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन उठाओ, 450 आ गई पहले साल की। उसके बाद आई कितनी, 337.5338 ले लूँ मैं, 253,759। अब आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और तो नहीं कोई एक्सपेंस रह गया, और तो नहीं कोई एक्सपेंस रह गया, नहीं रह गया, नहीं रह गया। इंटरेस्ट आपने लेना नहीं है। क्या ख्याल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके दे दें प्लीज़ मुझे। ईयर 1 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 773, ईयर 2 का 894, 1911, नेक्स्ट 1476। टैक्स चार्ज करो एट द रेट ऑफ 22%। 773 का 22%, 169 आउटफ्लो है, लेकिन उसने कहा इन अरियर्स है, इन अरियर्स है। तो ये कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा। अब 894 का 170 है, और 894 का 22%, 197। नेक्स्ट 1911 का 420, और नेक्स्ट 1476 का 325। इसलिए हमें ईयर 5 बनाना पड़ा। इन अरियर्स का मतलब क्या है कि ईयर 1 का ईयर 2 में पे होगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में, और 4 का 5 में। जी अब हम ऐड बैक कर दें डेप्रिसिएशन को। क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन हमारी जो है वो 450 हमने यहाँ पे ऐड बैक करना है, 338 यहाँ पे ऐड बैक करना है, 253 यहाँ पे ऐड बैक करना है, 759 यहाँ पे ऐड बैक करना है। बाकी काम आगे करके प्लीज़ NPV कैलकुलेट करें ज़रा, सारी PVs भी निकालें और NPV भी निकालें।
जो कुछ लोग सीधे नहीं होते, उनकी फिगर्स लाइन वाइज सीधी नहीं आती, क्योंकि खुद सीधे नहीं है ना, तो वो साथ कोशिश करें पेपर में अगर लेड पेंसिल ले जाएं और बीच में यूँ लाइनें लगा लें। हाँ, जो लोग सीधे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बड़े सीधे साधे हैं, उनकी लाइनें सीधी होती हैं। हाँ, जो सीधे नहीं हैं वो लेड पेंसिल साथ ले जाएं और यूँ लाइनें लगा लें बीच में। तो ये 170 ईयर 1 का टैक्स था, 197 ईयर 2 का, ये ईयर 3 का और ये ईयर 4 का। ये भी हमने 1000 में ले ली ना फिगर, 1800। जी नेट कैश फ्लो ईयर 1 का बताइएगा ज़रा, नेट कैश फ्लो ऑफ ईयर 1। 122 325 नेगेटिव, और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% मुझे बताइएगा ज़रा। 0.89 795 ठीक हो गया। 636 है। 1092 पहले साल की पीवी है, 1092 847 10 1400 1152 53 184 नेगेटिव। तो 2508,000 आपकी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। 2508,000 पॉजिटिव एनपीवी आ गई। क्या ख्याल है? उसने क्या निकाली थी? 738 पॉजिटिव, हमारी और बढ़ गई। नहीं 738, हमारी 2508 आ गई। ये बात समझ आती है? रिक्वायरमेंट 2, एक्सप्लेन एनी 2 रिवीजन्स यू हैव मेड टू द ड्राफ्ट इवैल्यूएशन इन पार्ट ए अबव। कोई सी 2 रिवीजन बतानी है, तो एक रिवीजन आप बता दो जी कि एक तो उसने डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज की हुई थी, जबकि चार्ज होनी थी अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा, उसने इंटरेस्ट जो है एज ए कैश फ्लो लिया हुआ था, जबकि इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंसिंग कैश फ्लो, एंड इट इज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिस्काउंट फैक्टर, सो नो नीड टू अकाउंट फॉर एज कैश फ्लो इन एनपीवी। तीसरा, एंड इन्फ्लेशन आप बात कर दो कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन उसने ठीक नहीं चार्ज किया हुआ था। चौथा, फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन उसने जो है वो सेम एवरी ईयर लिया हुआ था, प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं आ रहा था। डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं की हुई थी। मतलब कोई 2 बतानी है, हमारे पास तो बड़े सारे मसले निकल आए। क्या ख्याल है? तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि उसने आपको एनपीवी कैलकुलेट करके दी हुई है और आपको कहा है कि आप क्या करो, जो नीचे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट करो। हाँ, ऊपर कैलकुलेट ना की होती और हमसे कहा जाता कि एनपीवी कैलकुलेट करके बताएं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए, तो हम बता देते। अच्छा, उसने रिक्वायरमेंट 1 देखिएगा क्या है। प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। सो एज
the corrected NPV is a positive 2,508,000, so this investment should be accepted. क्या कहला, ये लाइन भी साथ आप लिखोगे as project corrected NPV is positive 2,508,000, therefore investment should be made या accepted. क्यों समटाइम ये इतनी अंग्रेजी एक लाइन लिखने का भी एक नंबर होता है, इसलिए एक नंबर हमने एग्जामिनर को दे नहीं आना, उसे मार्क्स हमने छीन के लाने हैं सारे। बागजो कल हम एक और अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे एनपीवी के ऊपर, और आगे अब यही काम चलता रहेगा।